क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री, खुशबाश हो? केमिस्ट्री से राज़ी बाजी बैठे हो? केमिस्ट्री से नाराज़ तो नहीं हो? कोई परेशान तो नहीं? मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि अपनी बेहतरी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी इस बात में इसको समझें कि केमिस्ट्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब पसंदीदा तो आपका सब्जेक्ट है ही है, वो तो मुझे पता है कि आपका पसंदीदा तरीन सब्जेक्ट है। तो लेकिन ये है कि ये बोर्ड के लिहाज से और आपके स्पेशली आपकी इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिहाज से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। बायोफिज़िक्स ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट की अपनी एक मुकाम है, अपनी जगह है और उनके मार्क्स भी ऑब्वियसली काउंट होते हैं उसी तरह से। लेकिन यूजुअली देखा ये जाता है कि बच्चे बायोफिज़िक्स के मामले में तो चलें रिलैक्स होते हैं कि जी आसान सब्जेक्ट्स हैं निस्बतन, तो केमिस्ट्री के मामले में परेशान होते हैं। तो मैंने यही बात पहले भी कही थी कि परेशान नहीं होना, जैसे वो हमारे खान साहब भी कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है और आपने परेशान नहीं होना। आपने इसमें सिर्फ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है, आपने सिर्फ इन्वॉल्व होकर देखना है। जब इन्वॉल्व होकर देखोगे ना तो फिर आपको रिएक्शंस इजी लिखेंगे, फिर आपको रिएक्शंस मुश्किल नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप जान छुड़ाने वाली बात करेंगे कि जी एक रिएक्शन है तो मैं इसको रट्टा शट्टा मार के जान छुड़ा लूँ दो रिएक्शंस को, तो फिर कितने के रिएक्शंस को रट्टा मारोगे? रिएक्शंस तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे। क्लियर होगी जी बात? इसलिए इसको थोड़ा सा समझ के चलाएं, फिर आसानी होगी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जनाब 8वें चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं और वो हैं उसके रिएक्शंस और एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और हमने उसमें क्या देखा? हमने ये देखा कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा हुआ करता है उतना वो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा ले सकता है। वो ज़्यादा लेता है तो वो उसकी वजह से क्या करता है कि उस नेगेटिव चार्ज को जो आया वो ट्रिपल बॉन्ड में कंजुगेट कर देता है, उधर बिजी कर देता है उसको। जब वो उधर बिजी हो गया तो वो प्रोटॉन को दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर पाता और हम इसी मौके का फ़ायदा उठा के उसके साथ सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, सिल्वर कुछ भी लगाने का मौका मिल जाता है हमें। क्लियर जी बात? यहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम और आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 162 से इथाइन, यूजेस ऑफ इथाइन। तो ये तो इंतहाई सिंपल से हैं, इसको जस्ट आप रीड आउट करेंगे, इसमें से कोई से 3-4 पॉइंट्स अपने जहन में रख लें और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इनको जहन में रख लें। काफ़ी इस्तेमाल है इसका, इंडस्ट्री में है, फ्रूट राइपनिंग में है और इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल है इसका पीवीसी बनाने में और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की तरफ और प्लास्टिक्स की तरफ और रबर की तरफ, उस तरफ जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था डाइविनाइल एसिटाइलिन जो हमने बनाया था एंड डैट इज़ उसको जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवा के उसको कन्वर्ट करते हैं क्लोरोप्रीन में और फिर नियोप्रीन में, तो डैट इज़ सिंथेटिक रबर बेसिकली। तो आप देख लें रबर का कितना इस्तेमाल है। तो बहरहाल बाकी ये बातें सिंपल सी हैं और इसके अलावा वार्निश के तौर पे, रेजन्स के तौर पे, लैब रेजेंट के तौर पे, ये सारे इस्तेमाल जो 3-4-5 पॉइंट इजी लगते हैं वो जेहन में रख लें। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड अल्काइन एंड, सारों के कंपैरिजन कर देने आज। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी किस किस की? अल्केन, अच्छा एक अगर तस्दीब से ही लिख दूँ तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। देखें ज़रा, अल्कीन लिख रहा हूँ पहले और अल्काइन लिख रहा हूँ इसके बाद और अल्केन लिख रहा हूँ लास्ट में। इसकी एक रीज़न है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी बेसिकली हमने इन तीनों का करना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। तो लेकिन मैंने इसकी तरतीब को ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन नहीं लिखा जैसे हम जनरली बोलने में इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको ज़रा अपनी मर्ज़ी से लिख दिया। ये मैंने मर्जी भला क्यों चलाई है? ये मैंने इसलिए चलाई है कि मैं यहाँ पे आसानी से आपको ये शो कर सकूं कि अल्कीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्केन इज़ लीस्ट रिएक्टिव। ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। पहले इतनी सी बात समझे ज़रा, समझ आ गई क्या मैंने कहा? मैंने कहा है कि जी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन भाई साहब हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अल्काइंस और उसके बाद लास्ट पे आते हैं अल्केन्स।
इसलिए मैंने इनको इस तरह से शो कर दिया है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, और मैंने ये निशान लगा के साथ में सिंबल इसका लगा के आपको शो कर दिया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्कीन, सेकंड पे एल्काइन और थर्ड पे अल्केन्स। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर बात की जाए कि इसकी रीज़न क्या है, तो ये रीजंस की बात वैसे पहले भी हमारी कई दफ़ा हो चुकी हुई है। अल्कीन का क्या मतलब है? अल्कीन का मतलब है कि जी डबल बॉन्ड। अल्काइन का क्या मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा ही है। और अल्केन्स का क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं जरा, मामला चल क्या रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा अपने जहन को पीछे लेके जाएं चैप्टर 7 पे, जहां पे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, sp3, sp2 और sp। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें है sp2, इसमें क्या है? इसमें sp है, और इसमें क्या है? sp3 है। तीनों की सबके सामने लिखी थी, तीनों के सामने लिखी थी। जब हम बात करते हैं अल्कीन्स की, तो आप याद करो कि मैंने आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ऐसे, और इधर से यूं और यूं और यूं। याद करें ज़रा अपने जहन में, जहन के घोड़े दौड़ाएं ज़रा, तो आपको याद आएगा कि जहाँ पे हमने अल्कीन का जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक बना था, और यहाँ पे हमने यूं करके एक ओवरलैपिंग शो की थी। याद आया? ये मामला है असल। यहाँ पे ये क्या लगे हुए थे? ये कार्बन लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? ये कार्बन कार्बन ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ। अब मैं पूरी बात उतनी तफसील में नहीं जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको याद आ जाना चाहिए अब तक। यहाँ पे जनाबे अली pz ऑर्बिटल थे विच वर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि एज सच ऊपर मौजूद रहेंगे, ये pz। अब चूंकि ये ऊपर मौजूद हैं और ये आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि इसके बाहर ऊपर से निकले हुए हैं, यानी कि नीचे एक जो है क्या नाम है, पूरा जो इसका सिग्मा फ्रेमवर्क है वो इस फॉर्म में है, और ये बीच में ऊपर यूं करके मौजूद है। इनके ऊपर अटैक होता है इजी। पाई बॉन्ड पे अटैक करना आसान होता है, इसलिए पाई बॉन्ड पे जब अटैक होता है तो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक भी हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीक होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज ओपन टू अटैक। जैसे मैंने भी आपको एक स्ट्रक्चर से बना के दिखाया ना कि एक सिग्मा फ्रेमवर्क है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये हाइड्रोजन इधर लगे, हाइड्रोजन इधर लगे, ये बीच में डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है? ये यहाँ पे मौजूद है ऊपर, ये इसी तरह यहाँ पे। तो इनके ऊपर अटैक करना आसान होता है, इनको ब्रेक डाउन करना आसान होता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल विच रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, यहां पे लिख दो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल विच रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, वो आएगा, वो आके सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। वो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स जब ये ब्रेक हो गया, इट मीन्स कि अल्कीन शोड द रिएक्टिविटी, अल्कीन ने रिएक्टिविटी शो कर दी, अल्कीन ने रिएक्शन कर लिया। क्लियर होगी बात? एक बात अब ये ज़हन में रखें। अब नेक्स्ट आए जनाब, दूसरी कंडीशन क्या है sp की। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था? sp में भी याद करें तो यही काम हो रहा था, उसके अंदर बल्कि 2 ऑर्बिटल थे जो वेले बैठे हुए थे, 2 ऑर्बिटल, 2py और 2pz ऑर्बिटल। अब उसके केस में भी तो पाई के ऊपर अटैक करना आसान है, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। लेकिन अब उसमें एक फैक्टर और आ रहा है। वो क्या? वो ये कि जब एक एटम मिसाल के तौर पे मौजूद है यहाँ पे और एक एटम मौजूद है यहाँ पे, अब इनके दरमियान में अगर है सिंगल, चले डबल वाली बात करते हैं, अगर इनके दरमियान में है डबल बॉन्ड, यू शो कर, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की निस्बत कम होती है। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है बनिस्बत डबल बॉन्ड के। ये देखिए सिनेरियो यूं करके बनेगा, ऐसे।
मैंने क्या शो करवाने की कोशिश की है, एक एटम दूसरा एटम दोनों आपस में डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बनिस्बत ट्रिपल बॉन्ड के। एक एटम दूसरा एटम दरमियान में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। जब गौर करो, अब जब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो चाहे ये पाई बॉन्ड है, चाहे ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों पाई बॉन्ड है, लेकिन उनके ऊपर अटैक करना आसान नहीं रहता। जब इनके ऊपर कोई अटैक करने आएगा, इसको रेज कर दूं, जब इनके ऊपर कोई अटैक करने आएगा तो चूंकि आगे से एटम मौजूद हैं, दोनों एटम कार्बन एटम मौजूद हैं और बॉन्ड लेंथ कम है, तो फिर उसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं रहता। मिसाल के तौर पे मैंने ये 2 उंगलियां और 2 उंगलियां आपस में ऐसे अटैच की हुई हैं, ये 2 उंगलियां, 2 ये 2 ये, तो मुझे ये बताएं कि ये 2 और 2 की मजबूती ज़्यादा होगी या 3 और 3 की मजबूती ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 3 और 3 की ज़्यादा मजबूती होगी। किसी जगह पे आपने एक रस्सी बांधी हो और वो रस्सी को आप डबल कर दें तो ठीक है, मजबूत हो जाएगी। अगर आप उसको ट्रिपल कर दें तो फिर वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये काम हो रहा है यहाँ पे कि ठीक है, पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करना आसान है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लेकिन भाई साहब ये भी तो देखें कि पाई अब 2 हो गए, पाई एक नहीं रहा। एक के ऊपर तो आपने थोड़ा सा अटैक किया, बॉन्ड लेंथ भी उसकी ज़्यादा थी, अटैक करना इजी था, अटैक हुआ, वो टूटा और उसने रिएक्टिविटी शो कर दी। लेकिन इसके केस में क्या है कि अब चूंकि ट्रिपल है, 2 पाई बॉन्ड है, एक अकेला था 2 11 हो गए, मुहावरा ना, एक अकेला 2 11, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गए। और फिर एक और काम हुआ, इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई। अब बॉन्ड लेंथ कम होने से अटैक इज नॉट इजी, इस वजह से अल्काइन बिकम्स लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। वहां समझ आ गई? होते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन when we compare तो we can say alkenes are the most reactive, alkyne are on the second spot। और alkanes बेचारे तो वैसे ही लीस्ट रिएक्टिव है, आपने ये शुरू में पढ़ा भी हुआ, लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिविटी शो करते हैं और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक तो ईजी नहीं है, आपने देख लिया, लेकिन अगर ये किसी के ऊपर अटैक करना चाहे तो फिर ये कर सकता है। मतलब अगर ये इसका कोई बॉन्डिंग इसकी होनी हो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वेले बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बनिस्बत अल्कीन्स के। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो इजी है, ज्यादा इजी है। अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो तो वो ज्यादा आसान होता है, लेकिन अल्काइंस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा आसान नहीं होता, अल्काइंस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा आसान होता है। समझ आ गई बात की? न्यूक्लियोफाइल जब इसकी तरफ हो, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या है? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है जो वेले बैठे हुए हैं। क्लियर होगी ना बात? तो ये फिर नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा आसान है इन द केस ऑफ अल्काइंस, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा आसान है इन द केस ऑफ अल्कीन्स। दैट इज व्हाई अल्कीन इज मोस्ट एक्टिव, अल्काइन इज ऑन द सेकंड स्पॉट, और लास्ट में आता है अल्केन्स। क्लियर होगी जी बात? इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद है जनाब आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में कोई मामला इतना मुश्किल नहीं है, सारी बातें बीच में डिस्कस हुई हैं, जो स्ट्रक्चर वगैरह बात हुई है वो सारी भी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दिए थे। और उसके बाद कुछ एक कन्वर्जन्स है, और ये कन्वर्जन्स भी सारी की सारी जैसे पेज नंबर 167 पे ये सारी चैप्टर में डिस्कस हो चुकी हुई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अभी टाइम मौजूद है, अभी टाइम के 20 मिनट बाकी हैं, तो इसलिए वेस्ट ना करें इसको और नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर होगी जी बात? देखें, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है चैप्टर 9, एंड दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पेज नंबर 169। क्लियर जी? आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं आज। पेज नंबर 169 पे
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या एंड व्हाई डू वी कॉल देम एरोमेटिक? बेसिकली ये वर्ड निकला है अरोमा से। एरोमा, आपने ये वर्ड कॉमनली सुना होगा, अक्सर ड्रामों में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। वैसे भी बंदा कहता है यार इस चीज़ का अरोमा बड़ा ज़बरदस्त है। अरोमा मतलब खुशबू। आप कहीं घर में तशरीफ़ लेके जाएं, आगे से पुलाव बन रहा हो, आहा पुलाव बन रहा हो तो पूरे घर में वो पुलाव की जनाब बासमती चावलों की खुशबू फैली होती। आप कहते हैं वाह क्या अरोमा। आपके सामने कोई खाने की डिश ला के रखी जाए और जिसका बड़ा बेहतरीन किस्म का अरोमा और खुशबू हो तो आप उसको भी कहते हैं कि ढक्कन उठाते साथ ही क्या अरोमा है इसका, क्या बात। इनको भी अरोमा जो कहा जाता है ना, एरोमेटिक जो कहा जाता है, वो बेसिकली इनके अरोमा की वजह से कहा जाता था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट जो रिएक्शंस थे, सॉरी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो थे, दे हैड अ स्मेल, उनकी एक प्लेजेंट सी स्मेल हुआ करती थी। बाद में हमने ये देखा है, मज़ीद जब डिस्कवरीज हुई हैं और मज़ीद इन्वेंशन हुई हैं, मज़ीद कंपाउंड्स बनाए गए हैं, तो फिर हमने देखा है कि कुछ हाँ एरोमेटिक्स में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं भी हैं जिनकी स्मेल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इनको अभी भी एरोमेटिक्स ही कहा जाता है। ये बात ज़रा अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट पेज पे तशरीफ़ लाएं, पेज नंबर 170 पे। बाकी इसको जस्ट रीड आउट कर लेना, पेज नंबर 170 पे। अब बुनियादी तौर पे बात क्या, बात यह है कि हमने देखा कि कौन से कंपाउंड हैं विच प्रोड्यूस फ्रेगनेंस, विच प्रोड्यूस एरोमा। हमें उसमें मोस्टली बेंजीन मिली। क्या मिली? बेंजीन। इस बात से हमने इस बात को डिड्यूस किया, इस बात को निकाला कि द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन होगी, वी विल कॉल देम एरोमेटिक कंपाउंड, विल कॉल देम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें बेंजीन होगी। और बेंजीन आपको पता है कि एक इसको यू रिंग से भी शो कर लेते हैं और इसको यू अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से भी शो करते हैं। जब यू स्ट्रक्चर नॉर्मली बनाया जाता है तो हम हाइड्रोजन नहीं लगाते यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली आप अपने जहन में कॉन्सेप्ट इस बात का क्लियर रखें कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, ये ऐसे, ये है जनाब बेंजीन, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ आ गई? 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन अटैच। अब मैंने इस पे शो नहीं की, लेकिन अब आप अपने जहन में ऑटोमेटिकली इस बात को बिठा लें कि यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट पेज पे हैं जी, पेज नंबर 170 पे हैं। अगर कोई ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जिसमें सिर्फ एक बेंजीन हो तो उसको क्या कहूं? क्या पूछ रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि अगर कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें सिर्फ एक बेंजीन हो तो उसको मोनो कह सकता हूं, मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। या अगर एक से ज्यादा हो तो फिर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकता हूं। एक बेंजीन मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, 2 बेंजीन या 2 से ज्यादा बेंजीन तो वो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मुश्किल तो नहीं की बात? देखें जरा फॉर एग्जाम्पल, अगर चले इसको भी रेज करता हूं, मिसाल के तौर पे मोनो एरोमेटिक में क्या होगा। अब आज वाली जो बातें हैं ना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर के शुरू में भी बात की थी ना, कि अब इनको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से और एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये अब बेंजीन की बेसिक्स डिस्कस हो रही हैं। पहले आपने 8वें चैप्टर में ओपन चेन की एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो डिस्कस की हैं, और अब ये बेसिकली बेंजीन की बेसिक्स डिस्कस होंगी। इन दोनों के ऊपर जब आपका कंट्रोल पूरा हो जाएगा फिर आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी। मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होना है, एक बेंजीन और उसके ऊपर कोई भी और चीज यूं करके अटैच है। मिसाल के तौर पर CH3 लगा हुआ। कितनी बेंजीन नजर आ रही? एक है कि 2 है? एक है। तो एक है तो मोनो एरोमेटिक। हाँ, अगर सिनेरियो हो ये पॉली एरोमेटिक, अगर सिनेरियो हो ये, गौर करें जरा,
एक बेंजीन और लेट्स से दूसरी बेंजीन लगी हुई है, यहाँ पे कोई और कंपाउंड लगा हुआ है और उसके ज़रिए नाइट्रोजन मिसाल के तौर पे लगी है, इसके ज़रिए ये यहाँ पे एक बेंजीन और लगी हो, ये नाइट्रोजन की 3 होती है वैलेंसी। फ़र्क समझ आया? अब मोनो एरोमेटिक ऐसे जिसमें एक बेंजीन है, पॉली एरोमेटिक ऐसे जिसमें 2 बेंजीन है, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे मैंने मीथेन लगाया, यहाँ पे जो मर्जी लगा लें आप, सॉरी मिथाइल लगाया, आप यहाँ पे चाहे NH2 लगाएं, चाहे आप जनाब अली यहाँ पे एल्डिहाइड लगाएं, C++OH लगाएं, चाहे आप जनाब अली यहाँ पे एसिटिक एसिड लगा दें, COOH लगा दें, जो मर्जी लगा दें। देख नहीं है कि बेंजीन कितनी है, एक बेंजीन, मोनो एरोमेटिक। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें जरा आप, जब पॉली एरोमेटिक है ना, इसके केस में 2 बातें बनती हैं। पेज नंबर 170 पे देखें जरा, पॉली एरोमेटिक के केस में 2 बन जाती हैं बातें। क्या? एक तो ये कि जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि इसके अंदर दोनों बेंजीन्स अलग हैं। कंपैरिजन करूं तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। इसमें बेंजीन क्या है? फासले पे। अच्छा, ये देखें जरा आप, एक बेंजीन और दूसरी बेंजीन उसके साथ जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। ये लो, मुश्किल है कोई इसमें? क्लियर होगी बात? मोनो एरोमेटिक के केस में एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, बाकी साथ जो मर्जी लगाओ, मोनो एरोमेटिक। पॉली एरोमेटिक के केस में 2 हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं आइसोलेटेड या हो सकते हैं फ्यूज्ड। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? दोनों बेंजीन्स अलग हैं। और फ्यूज का क्या मतलब है? दोनों बेंजीन्स साथ जुड़ी हुई हैं। आइसोलेटेड की भी एग्जांपल ये, और फ्यूज की एग्जांपल अब ये भी हो सकती है। फ्यूज में मिसाल के तौर पे आप ये भी एग्जांपल ले लें, जो मर्जी ले लें। 3 भी आपस में यूं करके अटैच हो सकती हैं, 2 3, ये लें। क्लियर होगी बात? ये आपको नजर आ जाएंगे पेज नंबर 171 के ऊपर वाले 3 स्ट्रक्चर्स देखें जरा, जिसमें है बात, पहला मैंने जो बनाया ये है नेफ्थलीन, ये है एंथ्रासीन, और इनके दरमियान में है एक फिनंथ्रीन। यस, क्लियर होगी बात? नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, और अगर जो बेंजीन का तीसरा रिंग है वो यहाँ मौजूद हो, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बोर्ड पे सारा कुछ रहे ताकि आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकें इसको, इसलिए रेज नहीं कर रहा। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? फिनंथ्रीन का। एमसीक्यूज और सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये 1-2 बार पूछा हुआ उसने बोर्ड में, वो कह रहे थे कि नेफ्थलीन का या एंथ्रासीन का या फिनंथ्रीन का इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो आपको ये बनाना पड़ेगा। इस वाले से ज़रा इसको ज़हन में रखिएगा। ठीक हो गया जनाब? उसके बाद और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। डायफिनाइल हो गया, ये बातें आगे भी इस्तेमाल हो जाएंगी, बस ठीक होगा। क्लियर जी? अब आए इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर जो इसका है बेंजीन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ये ज़रा मुख्तलिफ है किससे? जो पीछे आप 8वें चैप्टर में नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हो उससे। नोमेनक्लेचर यानी कि इसके नाम कैसे रखे जाएंगे, इसके नाम कैसे रखे जाएंगे। नाम रखने में एक्चुअली हमारे पास 2 तरीक़ेकार मौजूद हैं। पेज नंबर 171 पे बात कर रहा हूँ। नाम रखने में इसमें 2 तरीक़ेकार मौजूद हैं। एक हमारे पास सिस्टम है ऑर्थो मेटा पैरा सिस्टम, और दूसरा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगाया गया। ये बात डायरेक्टली ऐसे बुक में अलग से नहीं लिखी हुई, लेकिन चूंकि ये आगे इस्तेमाल होनी है इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको बता दूँ। मैं 2 तरह से नाम इस्तेमाल करूँगा। बेंजीन का नोमेनक्लेचर में रखने का, नाम रखने का 2 तरह से तरीके होंगे। 2 तरह की बातें करूँगा, आप देखेंगे मुख्तलिफ जगह पे। क्या? या तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये अल्फाज ऑर्थो मेटा और पैरा, अभी मैं बताता हूँ कि ये हैं क्या।
और या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ये मेरे सिस्टम से तो आप वाकिफ भी हैं, 1 2 3 4 5 6 वाला, गिनती वाला, सिंपल काउंटिंग वाला, ये वाला सिस्टम आप पीछे एलिफेटिक में पढ़ के आए। और दो मेटा पैरा वाला ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। अब इनको ज़रा तफसील से देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। देखें तो ये आपके सामने मौजूद है एक अदद बेंजीन। जब ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेंजीन, अच्छा ये प्यारी नहीं बनी, ज़रा इसको प्यारी सी बेंजीन बनाते हैं क्योंकि हमने इससे ज़रा काफ़ी काम लेना है अभी। ये देखें जी, अभी मैंने पहले जब स्ट्रक्चर बनाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर लिखूंगा नहीं हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसी तरह पूरी सबकी जगह पे मौजूद 6 हाइड्रोजन है। अच्छा, अब अगली बात सुने ज़रा क्या कहने लगा। क्या इसको बेंजीन को मैं C6H6 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। बेंजीन का जो फार्मूला होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डेट इज C6H6। क्यों C6H6 है कि इसके अंदर ये देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये बातें भी पहले हमारी हो चुकी हैं कि हम कॉर्नर्स को कार्बन के तौर पे शो करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वसी है तो फिर थोड़ा सा उसको हमने चीज़ों को अपने लिए आसान भी कर लिया कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे कार्बन कार्बन लिखें, आप कॉर्नर्स बना दें तो कॉर्नर्स भी जो इसके हैं वो एज कार्बन शो होंगे। मैं पहले बात कर चुका हूँ, मिसाल के तौर पर आपके सामने एक ये स्ट्रक्चर हो जाए, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि इसमें 6 कार्बन है। हर कॉर्नर ये जो बन रहा है ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसके अंदर 6 कार्बन है और अभी हमने बात कर ली कि 6 हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब C6H6 हो गया। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो इसको कहते हैं फिनाइल। अगर मैं इसको यूं करके शो करूं, 1 हाइड्रोजन निकल गई, पीछे बचा क्या, C6H5। ये मैंने क्या चीज़ शो की है, ये मैंने बॉन्ड शो किया है। जाहिर है C6H5 के वो ऐसे इस हालत में स्टेबल तो नहीं होगा ना, एक कोई ना कोई चीज़ तो आके साथ लगेगी इसके। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिनाइल। बात समझ आई क्या? जब C6H6 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो अब क्या बन गया, ये फिनाइल। क्लियर होगी बात? शक तो नहीं कोई? अब अगली बात देखें जरा। जब इस C6H6 के ऊपर यानी कि फिनाइल के ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट तो बताने की जरूरत नहीं है ना आपके, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट वो चीज़ है जो कि कोई भी चीज़ जो एक चेन, एक साइकिल, एक सर्कल से अलग हट के आके ऊपर अटैच हुई है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए तो नाउ बात गौर से सुने, नाउ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विल बी कॉल्ड एराइल। अब इसको एराइल कहते हैं। समझ आई बात की? C6H6 था, एक हाइड्रोजन बीच में से निकला, अब इसको कह रहे हैं C6H5 को हम कहते हैं फिनाइल। अब फिनाइल इसको उस सूरत में कह रहे हैं व्हेन देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब जब सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया और आगे इसके ऊपर लग गया तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को क्या कहते हैं, हम एराइल कहते हैं। बस इसको कंफ्यूज नहीं करना। पेज नंबर 171 के लास्ट पैराग्राफ्स में देखें, ये बातें लिखी होंगी। क्लियर होगी जी बात? एराइल और फिनाइल की बात समझ आ गई। अब हम आते हैं बाकायदा बेंजीन के नोमेनक्लेचर की तरफ। ये बात ज़रा बुनियादी थी और ये मैंने कहा पहले बता दूं बीच में से। ले जी, ये है एक अदद बेंजीन आपके सामने। इट हैज़ 6 कार्बन्स, इट हैज़ 6 हाइड्रोजन्स। हम इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह पे कोई और चीज़ लगा दें तो यही जुमला जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था वो क्या बन जाएगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब गौर करें ज़रा,
लें। समझ आई बात की? इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिमूव, ऊपर आके लग गया मिथाइल ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप। CH3 लगे, इथाइल लगे, प्रोपाइल लगे, वो लग जाए, एल्डिहाइड लग जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, अमाइन लग जाए, नाइट्रो लग जाए, जो मर्जी लग जाए। पेज नंबर 127 याद फरमाएं, पेज नंबर 127 चैप्टर 7 का कोई ग्रुप आके लग जाए, एक लगा हुआ, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बात क्लियर? मुश्किल है कोई इसमें? एक लगा ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसका नाम क्या होगा बताएं, इसका नाम क्या होना चाहिए? सिंपल, इसका नाम बताओ और साथ में बेंजीन का वर्ड लिख दो। इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। गैप नहीं देते बीच में, गैप मैंने दिया भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा आ गया। ठहर मैं ख़त्म कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। मिथाइल लिखने का तरीका ये है, मिथाइल बेंजीन। अब अगर इथाइल हो तो इथाइल बेंजीन, नाइट्रो हो तो NO2 हो तो नाइट्रो बेंजीन। कोई मुश्किल है इसमें? क्लोरीन हो तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो बेंजीन, जो मर्जी उठा के लगा दे। अभी तक मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड की। ठीक हो गया? अब इसका नाम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। लो, कोई मुश्किल है इसमें? अच्छा, अब अगली बात देखें ज़रा, पॉइंट नंबर 2। हमने कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं उनके नाम भी रखे हुए हैं। हाँ जी, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हुआ करती हैं ना मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, कुछ ऐसी हैं, हमने उनके जनरल नाम भी रखे हुए। मिसाल के तौर पे अगर ये लगाओ, मिथाइल लगाओ, इसको कहते हैं ज़ाइलीन। ये आपने याद करने सारे, इसको कहते हैं ज़ाइलीन। मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे। अगर मिसाल के तौर पे बेंजीन के ऊपर लगा हो NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। अगर मिसाल के तौर पे लगा हो, मैंने पहले बात की, कुछ भी लग सकता है ना, मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ भी लग सकता है। अगर लगा हो हाइड्रोक्सल, इसको कहते हैं फिनोल। अगर लगा हो जनाब C+O और साथ में हाइड्रोजन, नीचे कर दो थोड़ा सा, ऐसे ये होगी बेंजीन, C+O और साथ में हाइड्रोजन, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। सुनते जाएं आप। अगर यहां पे लग जाए COOH, यानी कि ये COOH किसका होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, तो इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर यहां पे आ जाए SO3H ग्रुप, क्या? फिलहाल सुनते जाए जरा, बातें जो हो रही हैं ये नई नई बातें हैं, ये याद करनी है आपने अच्छे तरीके से। SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सल्फर से लगा हुआ, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड से आता होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बस फिलहाल ये 6 ही हैं। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, ये लिखी हुई है पेज नंबर 170 के दरमियान वाली जो फिगर है उसके लास्ट में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड वहां से करना, बाकी ये 171 पे पॉइंट नंबर 2 में जो टेबल बना हुआ है, फिगर बनी हुई है, उसमें लिखा हूं। अब ओवरऑल पूरी बात की फाइनल बात क्या हुई है? पूरी बात की फाइनल बात ये हुई है कि हमने कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं ऐसी जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल हुआ करती हैं, हमने उनके कुछ एक जनरल नाम भी रख दिए। अब वो जनरल नाम क्या हैं? मिसाल के तौर पे अगर किसी बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सल लगा हो, वी से इट फिनोल। अगर किसी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हो, वी से इट एनिलीन। अगर किसी बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो, वी से इट ज़ाइलीन। अगर किसी के ऊपर एल्डिहाइड लगा हो, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड का एक ग्रुप लगाओ एक कार्बन के साथ, वी से इट बेंजल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन वाला ग्रुप लगाओ, हम कहते हैं उसको बेंजोइक एसिड।
अगर सल्फ्योनिक एसिड का ग्रुप लगाओ SO3H जिसको बोलते हैं, तो ये दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये मैंने आपको बता दिया, ये ज़रा सेपरेट लिखा हुआ है, ढूंढते रहना बैठ के पेज नंबर 170 के सेकंड फिगर के ऊपर। क्लियर होगी जी बात। आज हमने पॉइंट नंबर 2 और पेज नंबर 171 कर लिया पूरा। अब टाइम इतना नहीं है तो मेरा ख्याल है इसको इतने ही रखें, क्योंकि आगे बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम पेज नंबर 172 का जो पहला पॉइंट है, यानी कि थर्ड पॉइंट, वहाँ से शुरू कर लेंगे। आज के लिए इतना होमवर्क काफ़ी है आपके लिए। ठीक हो गया जी। एक बार रिवाइज कर दें बातों को सारी, क्या बातें थी। तो बातें आज वैसे आसान सी, हमने 8वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो था अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला, वो भी काफ़ी दफ़ा पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन वो चला प्रॉपरली आज मज़ीद एक बार रिवीजन होगी और हमें ये पता चला कि अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, अल्काइंस का नंबर है सेकंड, और अल्केन जो हैं दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। फिर हमने एरोमेटिक बेंजीन का चैप्टर शुरू किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, और हमने ये देखा कि बेसिकली हम उनको एरोमेटिक कहते इसलिए थे बिकॉज दे हैड एन सर्टन अरोमा, दे हैड सर्टन फ्रेगनेंस। तो शुरू में हमने ये देखा कि जिस कंपाउंड से भी खुशबू आ रही है ना, उसमें बेंजीन ज़रूर है, बेंजीन ज़रूर। तो फिर हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि बेंजीन जो है इसका ये कंपोनेंट हुआ करेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसलिए अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ही, बेंजीन के कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन कुछ अब हमारे पास कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन नहीं होती, बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हमने ये बात की कि क्या नाम है उसका, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और पॉलीसाइक्लिक कौन से हैं। तो एरोमेटिक मोनोसाइक्लिक वो हैं जिसमें एक बेंजीन है, पॉलीसाइक्लिक वो हैं जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन है, 2 हो या 3 हो, जितनी मर्जी हो। तो फिर हमने ये देखा कि पोली में भी आगे 2 टाइप्स हैं, या तो वो बेंजीन जो है वो फ्यूज्ड हो सकती हैं, या वो हो सकती हैं आज़ाद आइसोलेटेड फॉर्म में। दोनों की एग्जाम्पल देख ली, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जेन में रखनी है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। नोमेनक्लेचर में पहली बात मैंने आपको ये बताई कि जब C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, वी से इट फिनाइल, और जब इसी फिनाइल के ऊपर, इसी जो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला था, इसी के ऊपर आके एक कोई एलिमेंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट आके कोई लग जाए, तो वी से इट एराइल। ठीक हो गया, ये बात जेन में रखनी। फिर हमने ये बात की कि जनाब मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है क्या, जिन एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, एक सब्स्टिट्यूएंट आके लग जाए। फिर हमने ये बात की कि उनके जो जनरल नाम, जो एक्चुअल नाम है, वो तो होंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब जैसे इसका होगा मिथाइल बेंजीन, अमाइनो बेंजीन, हाइड्रोक्सो बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसी तरह चलती रहेगी बात इसके ऊपर। लेकिन फिर हमने क्या किया कि कुछ एक जो ऐसे हैं जो जनरली इस्तेमाल होते हैं, जनरली कॉमन है, तो हमने उनके कुछ जनरल नाम भी रख दिए, जिनकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी है। ज़ाइलीन, एनिलीन, फिनोल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पॉइंट नंबर 2 तक आज हो गया, पेज नंबर 171 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। मुझे इजाज़त दें। गुड लक।